जानती थी कि आज जो कुछ मैं करने जा रही हूं वह किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाली है, मगर मैं अपने हालात के हाथों बेबस हो गई थी। मुझे कुछ भी करके यह कदम उठाना ही था, वरना मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाती। मेरी मम्मी ही मेरे लिए सब कुछ थीं, और आज जिस अंदाज में उन्होंने मुझसे कहा, मैं चुप हो गई थी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, और आज जब उन पर एहसान उतारने का वक्त आया तो मैंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि आज कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे सारी चीजें बदल जाएं, मेरी जिंदगी भी बदल जाए, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो खत्म हो जाए। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं कभी कभी ईश्वर तक पहुंच तो जाती हैं, मगर स्वीकार होने में समय लग जाता है। जैसे ही सनी की कार हमारे दरवाजे के पास में आकर रुकी, मेरे दिल की धड़क तेज से धड़कने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी सांस अब रुक जाएगी। मैं खिड़की के पास ही बैठ गई। मेरे हाथ मेरे सीने पर बंधे हुए थे और मैं धीमी धीमी आवाज में रोए जा रही थी। जो अब तक खुद को संभाले हुए थी, सनी को देखते ही टूटकर बिखर चुकी थी। काश सनी तुम मेरे सामने ना आते और तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाते, तो मैं इसी दुख और गम के सहारे जिंदगी बिता लेती कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। मगर कैसे इस दिल को समझाऊं? तुमने तो बस मुझसे मोहब्बत की है। बेवफाई तो मैं तुमसे कर रही हूं। तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे का होने जा रही हूं। मुझे माफ कर देना सनी। शायद मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। आंसू की धाराएं मेरी आंखों से बह रहे थे। ईश्वर की तरफ से होने वाले चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि हकीकत में चमत्कार नहीं होते। ये तो फिल्म ड्रामा या फिर कहानियों में होता है कि पलक झपकते ही चमत्कार हो जाते हैं और सब कुछ वैसा हो जाता है जैसा हम चाहते हैं। मुझे पता था कि कुछ ही पलों में मेरी मम्मी आ जाएंगी और मुझे नीचे आने के लिए कहेंगी, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुईं और मुझे देखते हुए वह गुस्से से बोलीं, नीचे चलो, और जो कहा है वह तुम्हें करना ही पड़ेगा। याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तड़प कर बोली, मम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं कैसे उस आदमी के साथ खुश रहूंगी जबकि मैं तो सनी से मोहब्बत करती हूं। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ सानी ही बसा हुआ था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, आप मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, मगर उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया, जिसका साफ मतलब था कि उन्हें मेरी बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं लग रहा था। मम्मी के कहने पर मैंने अपने कदम नीचे हॉल में आने के लिए बढ़ाए। अब मेरे सामने ही सनी खड़ा था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे दिल को ऐसा लग रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। हालत ऐसी थी कि जैसे मैं अब भी गिरकर मर जाऊंगी। मैंने एक आंस भरी नजर से अपनी मम्मी को देखा, लेकिन वह मेरे तरफ से अपना मुंह फेर चुकी थीं। इसका मतलब साफ था कि अगर मैंने आज उनकी बात नहीं मानी तो वह सचमुच मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लेंगी। जैसे ही मैं नीचे आई, सनी तड़प कर मेरे पास आने लगा। यकीनन वह मुझे गले लगाना चाहता था, मुझसे सवाल करना चाहता था। मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई और कठोर आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ सनी, और ये बात समझ लो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सनी, शादी ऐसे ही नहीं कर ली जाती। शादी उसी से की जाती है जिसके लिए हमारे दिल में प्यार होता है, और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। यही सुनना चाहते थे ना तुम? कह दिया। वह रहा दरवाजा, अब तुम जा सकते हो। मैं कठोरता की हद तक पहुंच चुकी थी, जबकि सनी मुझे नमी भरी आंखों से देख रहा था। शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। जब मेरी मम्मी ने सनी से कहा होगा कि तनु तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वह तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो सनी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा। उसने मेरी मम्मी से कहा था कि मैं खुद तनु से बात करूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, और मम्मी ने कह दिया कि तुम तनु से बात कर सकते हो, और मैंने अपनी मम्मी के दबाव में आकर अपने प्यार को मानने से इनकार दिया था। उसने मुझे देखते हुए भारी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे दिलोजान से प्यार करती हो, और मेरे बगैर तुम्हारा इस दुनिया में रहना एक सज़ा है। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ सकती हो? मैंने फिर से अपने सीने में पत्थर रखकर कहा कि जब लड़की को पता चल जाता है कि अगर उसकी शादी किसी बड़े परिवार में हो जाए और वह लाखों में खेले, तो वह किसी गरीब इंसान से शादी नहीं कर सकती। सनी मेरी बात सुनकर बिल्कुल टूट गया था। उसने मेरी तरफ देखा और चंद शब्द कहकर अपने कदम पीछे ले लिए और कहने लगा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है तनु, मगर याद रखना, तुम्हें कभी भी मुझ जैसा प्यार करने वाला लड़का नहीं मिलेगा। ईश्वर तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा घर आबाद करे, और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कभी मेरी याद ना आए। वह ये कहकर हमारे घर से चला गया।
उसके जाते ही मैं पूरी तरह से टूट गई थी। कब से रुके हुए मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरी मम्मी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तनु, ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। देखना, ईश्वर तुम्हें खुश रखेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का मान रखते हैं वे हमेशा आबाद रहते हैं। मेरी मम्मी मुस्कुराते हुए यह कहकर अपने रूम में चली गईं, जबकि मुझे अपने आप को खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी मम्मी की लालच ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। मैं मानती हूं कि सनी ज्यादा पैसा कमाता नहीं था, लेकिन वह मुझे खुश रख सकता था। इस बात का मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और जिंदगी जीने के लिए प्यार सबसे जरूरी होता है। लेकिन मेरी मम्मी ने अपनी लालच की वजह से मेरी शादी एक 42 साल उम्र के आदमी से तय कर दी थी, जिसने पहले ही 2 शादियां की थीं और उसकी दोनों पत्नियां मर चुकी थीं। मेरा हाल बहुत बुरा था। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। काफी देर तक मैं बिल्कुल बेजान हालत में लाउंज में पड़ी रही। थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैं अपने रूम में चली गई। रूम में आने के बाद मेरे जहन में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या सनी मेरे बिना जी पाएगा या मैं उसके बिना जी लूंगी? मुझे पता था कि मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उन सब पर मेरी मम्मी की बातें हावी हो चुकी थीं कि जब औरत के हाथ में पैसा आता है तो वह सब कुछ भुला देती है। मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था कि चलो कोई बात नहीं, प्यार न सही, कम से कम अमीर पति तो नसीब होगा। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मेरी शादी के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी चैन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। मेरी शादी जिस आदमी से तय की गई थी वह बहुत ही दबंग और रौबदार किस्म का इंसान था। मैंने उसे सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था और उसे देखकर ही मेरे शरीर का एक एक अंग कांप उठा था। मैंने कई बार मम्मी से बातों ही बातों में अपनी चिंता जाहिर करने की कोशिश की थी। मुझे यह ख्याल आता था कि आखिर उसकी दोनों पत्नियां कैसे मर गईं। क्या हुआ था कि दोनों ही पत्नियां चल बसीं, लेकिन मैं इस ख्याल को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाती थी। वक्त का काम है गुजरना, और वह गुजरता चला गया। मेरी शादी का दिन भी आ गया था। उन लोगों ने साफ साफ कह दिया था कि हम शादी सादगी से करेंगे, जबकि यह मेरी पहली शादी थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 19 साल थी। हर लड़की अपनी शादी को लेकर कई सपने सजाती हैं, और इसी तरह मैंने भी कई सपने सजाए थे। लेकिन जिस तरह से मेरी शादी हो रही थी, मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस लग रहा था। घर में ही सारी तैयारियां की गई थीं। उन लोगों ने कोई वादा तो नहीं किया था, बस ये कहकर बात खत्म कर दी थी कि हम अपनी तरफ रिसेप्शन की एक छोटी सी रस्म कर देंगे। मगर मुझे लग रहा था कि ये लोग रिसेप्शन भी नहीं करेंगे। मैं आईने के सामने बैठी अपनी खूबसूरती निहार रही थी। लाल सुर्ख लहंगे में सजी मैं आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी, लेकिन मेरे दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ सनी का ख्याल डूबा हुआ था। उस इंसान से मैंने सिर्फ मोहब्बत ही नहीं किया था, बल्कि उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। आज मैं उससे पूरी तरह अलग होने वाली थी। ये एहसास ही मेरी आत्मा को झंझोड़ने के लिए काफी था। कितने संयम से मैंने उसकी आंखों में आंसू छिपाते हुए मम्मी की बातें दोहराई थीं। यह मैं और मेरा दिल ही जानता है। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक घर में शोर मचना शुरू हो गया कि बारात आ गई है। तुरंत ही कमरे में मेरी एक दोस्त आई और मेरे मुंह पर घूंघट डालते हुए बोली, वाह तनु, कहाँ से इतना हसीन आदमी चुरा लिया? हमें भी बता देती, हम भी कोई ऐसा देख लेते। ये कहकर वह हंसते हुए कमरे से चली गई। क्या मेरा पति सच में बेहद खूबसूरत था? ये सोचते ही मेरे अंदर हीन भावना होने लगी थी। मुझे भी भगवान ने सुंदर बनाया था, लेकिन उनकी बातों से मुझे लगने लगा था कि वह आदमी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उम्र में मुझसे कई साल बड़ा था। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी का बुलावा आ गया था कि मुहूर्त का समय निकाला जा रहा है। दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाकर बिठाओ। मेरी कुछ दोस्तों ने और मेरी कजन्स ने मुझे अपने साथ ले जाकर मंडप में बैठा दिया था। मैंने एक नज़र सिर्फ अपने होने वाले पति की ओर देखा था, और जिसे देखते ही मैं बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी। ऐसी रोकदार पर्सनैलिटी कि सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए। पंडित जी धीरे धीरे शादी की मंत्र पढ़ने लगे थे, और कुछ ही देर में मैं दिलीप के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर चुकी थी। शादी संपन्न हो चुकी थी। शादी के बाद मम्मी और पिताजी खाना लगाना चाहते थे, लेकिन मेरे पति ने तुरंत ही खड़े होकर आदेश सुना दिया कि हमें अभी के अभी घर वापस जाना है। लड़की की विदाई कर दीजिए। मेरे पिताजी उनसे विनती करने लगे कि बेटा, बारातियों को खाना तो खाने दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मम्मी की तरफ देखते हुए 2 टूक शब्दों में कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं आऊंगा और सिर्फ 7 फेरे करके लड़की को ले जाऊंगा। मुझे कोई भी रस्म नहीं करनी है।
उनकी आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। यह कैसा दूल्हा था जो अपनी शादी के दिन ही सारे फैसले खुद कर रहा था। मम्मी और पिताजी दोनों की आवाजें कमरे तक आ रही थीं, मगर वह आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं यहां और नहीं रुक सकता, मुझे लड़की दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। मेरी एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है जिसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं थी जो यह आदमी मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत कर रहा था? मेरी मम्मी उसे समझाकर मेरे कमरे में आई और जल्दबाजी में मेरे सिर पर एक चादर डालने लगीं। अचानक ही मुझे शक हुआ। मैंने मम्मी की तरफ देखा और जोर आवाज में कहा, मम्मी, आपने इस आदमी से इस शादी के लिए कुछ पैसे लिए हैं? एक पल के लिए उनके पैर डगमगा गए थे। उनका चेहरा फीका पड़ गया था, जो यह समझने के लिए काफी था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। वह मुझसे नजरें चुराकर बात घुमाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। माता पिता की छत्र छाया में मैं अपने घर से रुखसत हो गई थी। उस आदमी ने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था। घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ियां यह बताने के लिए काफी थीं कि वह सचमुच बहुत अमीर आदमी है। उसने मुझे अपनी गाड़ी में साथ बिठा लिया था। सच कहूं तो पहली बार मुझे अपने आप पर अमीरी का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने सनी का चेहरा आ गया। उसकी रोती हुई आंखें, उसकी मोहब्बत का प्रपोज, एक ही पल में न जाने मुझे कितनी बातें याद आ गईं। मैंने एक ठंडी सांस हवा में छिड़ी और अपने आप को एक नए प्रतीक्षा के लिए तैयार कर लिया। लंबी दूरी तय करने के बाद अचानक एक झटके से कार पोर्च में रुकी। वह बिना मेरी तरफ देखे गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया, जबकि मैं नम आंखों से दिलीप की पीठ देखती रह गई। क्या इस इंसान को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूं, मेरे कुछ अरमान हैं? मगर इस इंसान ने मेरे सारे सपने अपने पैरों तले कुचल दिए थे। मैंने अपनी आंखें बंद कीं और अपने आप को संभालने की कोशिश की। भला मैं किस आदमी से उम्मीद लगाए बैठी थी जो पहले ही 2 शादियां कर चुका था? उसके दिल में भला कौन से अरमान होंगे? ये सोचकर मैंने खुद को समझा लिया और कार का दरवाजा खोलकर खुद ही बाहर आई। सामने का फार्म हाउस देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह कोई घर नहीं बल्कि एक बड़ा महल जैसा था। मैंने ऐसा घर सिर्फ पिक्चरों और सीरियल में देखा था, लेकिन आज हकीकत में देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं अपना बड़ा वजनदार लहंगा संभालकर उस महल में दाखिल हुई और अंदर की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। सच में वह घर बेहद खूबसूरत था। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज से मैं इस घर की मालकिन थी। यह एहसास बहुत खुशी देने वाला था। तभी 2 नौकरानियां मेरे पास आईं और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे मेरे पति के कमरे तक ले गईं। उन्होंने मुझे पारंपरिक दुल्हन की तरह मच्छरदानी के पास बैठाया और चली गईं। मैंने कमरे में एक नज़र घुमाई, लेकिन वहां फूल का एक पत्ता तक नहीं थी। मुझे अचानक ही हीन भावना होने लगी। भले ही मैं उस आदमी की तीसरी बीवी थी, लेकिन मेरी यह पहली शादी थी। मैंने कई सपने देख रखे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि अब मेरी जिंदगी के सारे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। मैं काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती रही। एक ही पोजीशन में बैठे बैठे मेरी टांगें दुखने लगीं, तो मैंने खुद को सीधा करके बैठाया। मुझे कमरे में आए हुए लगभग 3 घंटे हो गए थे, लेकिन मेरे पति का नामो निशान नहीं था। मैंने घूंघट उठाकर एक तरफ रख दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। शादी से पहले सनी अक्सर मुझसे प्यार का इजहार करते हुए कहता था, मैं अपनी पत्नी को कभी इंतजार नहीं कराऊंगा। जब वो मुझे याद करेगी, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा और शादी के दिन तो हर वक्त उसके साथ ही रहूंगा। और यहां ये आदमी मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। वह ऐसा क्यों था, मुझे नहीं पता। मुझे अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पहली 2 बीवियों को आखिर हुआ क्या था। मेरी मम्मी ने तो एक बार भी यह सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि उसकी दोनों पत्नियां क्यों चल बसीं। बस उसकी दौलत देखकर अपना आपा खो बैठी और मुझे उस आदमी से बांध दिया। धीरे धीरे रात ढलती जा रही थी, लेकिन न तो उस आदमी को आना था और न वह आया। आखिरकार मैं थक हार कर बाथरूम में चली गई, अपना शादी का लहंगा बदलकर बाहर आई और सीधे बिस्तर पर लेट गई। सारा दिन भर की थकान थी, इसलिए मुझे तुरंत ही नींद आ गई। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो देखा कि कमरे में अब भी कोई नहीं था, यानी वह आदमी रात भर मेरे कमरे में आया ही नहीं था। मैंने अफसोस से सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी। इज्जत, शोहरत और दौलत तो मुझे मिल गई थी, लेकिन एक हमसफर होने का एहसास, प्यार नहीं मिला। वक्त बीतता रहा, लेकिन न मेरे पति को आना था और न वह आए। हार कर मैं ही कमरे से बाहर आ गई।
सारे नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं सीधे किचन में चली गई ताकि कुछ नाश्ता कर सकूं। मगर किचन में इंटर होने से पहले जो बातें मैंने नौकरों की सुनी, वो सब बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि मेरा पति इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा। मेरा नाम तनु है, मेरी उम्र 19 साल है। जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी दोस्ती सनी से हुई थी। वह हमारे मोहल्ले में नया नया आया था और मेरा दोस्त बन गया था। और कब हमारी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलती चली गई, पता ही नहीं चला। जब मैं थोड़ी बहुत समझदार हुई, उसके बाद तो वह इंसान मेरी रूह में बस चुका था। मगर अचानक एक दिन मेरी मम्मी घर आईं। उनके हाथ में एक बैग था जिसमें शायद कुछ पैसे थे। मुझे देखते हुए वो बोलीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखती हुई बोली, मम्मी आपका क्या मतलब है? वो साफ कहकर चली गईं, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता आया है और मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। बस वो लोग तुम्हें देखने के लिए आना चाहते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैं हमेशा से ही अपनी मम्मी से डरती आई थी, इसलिए उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अपनी माँ के हुक्म के आगे मैंने चुपचाप अपना सर झुका लिया। फिर मम्मी के कहने पर मैंने सनी से बातें की, जिससे वह हमारे घर पर एक पल भी नहीं रुका, बल्कि मुझे दुआएं देकर चला गया। उसके बाद उन्होंने मेरी शादी दिलीप से कर दी। मैंने नौकरानियों की जो बातें सुनी, उन्हें सुनकर मुझे अपना वजूद खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। वे कह रही थीं कि मालिक ने पहले अपनी दोनों बीवियों को मार दिया और अब लगता है कि ये कम उम्र की दुल्हन भी जल्द ही मर जाएगी और फिर कोई और आएगी। इस तरह यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मुझे कुछ कहने और सुनने की शक्ति नहीं रही। जब उन दोनों को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वे घबरा गईं और बोलीं, मालकिन आप कब जागीं? आइए बैठिए, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? मैंने तुरंत कहा, आप दोनों अभी क्या बातें कर रही थीं? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आखिर सच्चाई क्या है? दिलीप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं और उनकी दोनों पत्नियों का मृत्यु कैसे और कब हुआ? उन दोनों ने मेरे सवालों पर घबराकर बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी। गुस्से में मैंने धमकी दी, अगर तुम दोनों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो याद रखना, मैं झूठा इल्जाम लगाकर तुम दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि मेरे सामने सारी सच्चाई खोलकर रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जो बातें उन्होंने मुझे बताईं, उन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों औरतों ने बताया कि पहली बीवी तो शादी की पहली रात ही मर गई थी और दूसरी बीवी शादी के 1 हफ्ते बाद ही भगवान की मर्जी से उसका देहांत हो गया था। हम नहीं जानते कि उन्हें क्या हुआ था। कुछ पल की खुशियां आईं और फिर यह महल मातम में डूब गया। मेरा वजूद कांप उठा। यहां ऐसा क्या होता है कि वे दोनों औरतें इतनी जल्दी मर गईं? क्या मैं भी इसी तरह दुनिया से चली जाऊंगी? ये सोचते ही मैं डर से कांप उठी। अभी मैं कुछ कहती या सुनती, उससे पहले ही मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे नौकरानियों के पास खड़ा देखकर गुस्से में बोले, तुम किसकी आज्ञा लेकर कमरे से बाहर आई हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? उनका तेवर बेहद सख्त था। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन से इस तरह बात कर सकता है? मैंने हिचकिचाती लहजे में कहा, मुझे भूख लगी थी, इसलिए किचन में आ गई। लेकिन अचानक ही वो मेरे करीब आए और मेरा बाजू अपनी मजबूत पकड़ में लेकर घसीटते हुए कमरे में ले गए। मैं उनसे दूर जाना चाहती थी। उनका साथ मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उनकी जकड़ से आजाद नहीं हो पाई। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और मुझे देखते हुए गुस्से में बोले, मेरी आज्ञा के बगैर अगर तुमने दोबारा इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी से मेरा यही कमिटमेंट हुआ है कि उनकी बेटी मेरे हर हुक्म का पालन करेगी, इसलिए चुपचाप यहीं रहो। ज्यादा मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। उनका लहजा बेहद अजीब किस्म का था। मैं अपनी जगह पर भरपूर कांप रही थी। उन्होंने तुरंत ही नीचे फोन किया और नाश्ता ऊपर लाने का हुक्म दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे पता था कि मेरे बाजू पर निशान पड़ गए होंगे। मुझे अब यहां खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने पहले अपनी मम्मी को खबर देने के बारे में सोचा, लेकिन फिर ये सोचकर अपना इरादा बदल लिया कि इस रिश्ते में उनकी ही सहमति ज्यादा थी। इसलिए मैंने सनी को फोन करना ठीक समझा। सनी को कॉल किया और उसे अपनी हालत से आगाह करने लगी। सनी यह कहकर फोन काट दिया कि अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो।
मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वक्त गुजर रहा था और मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे, मगर मेरे पति एक बार भी मेरे करीब नहीं आए थे। वो घर में बहुत कम रहते थे। मेरे कामों की जिम्मेदारी नौकरों पर थी। मैं अपने कमरे में ही बंद रहती थी। ज्यादा से ज्यादा बालकनी में जाकर गार्डन का नजारा देख लिया करती थी। परंतु अब मैं बोर हो गई थी। कमरे में रहते रहते मेरा दम घुटने लगा था। थक हार कर मैं कमरे से बाहर आई, तभी कमरे से किसी लड़की की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। अचानक मैं बेचैन हो गई। इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो एक कमरे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन इत्तिफाक से उसकी खिड़की खुली हुई थी। मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था कि अगर मेरे पति ने मुझे यह सब करते हुए देख लिया होता तो मेरी मौत तय थी। लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंची, अंदर का दृश्य देखकर मेरी आत्मा कांप गई। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था वह मुझे जीने नहीं दे रहा था। मेरे पति वास्तव में इंसान नहीं थे। वह तो बाकी एक हैवानियत सा दरिंदा किस्म का इंसान था। मेरे मुंह से डर के मारे चीख निकल गई और उसी पल मेरे पति, जो उस लड़की के साथ कुछ कर रहे थे, उन्होंने पलटकर मुझे लाल भरी निगाहों से देखा। मैं भागकर अपने कमरे में आई और घबराकर सबसे पहले सनी का नंबर मिलाया। रोते हुए मैंने कहा, कुछ भी करके सनी, मुझे बचा लो, नहीं तो ये जालिम आदमी आज मुझे मार डालेगा। ये इंसान नहीं है, ये तो। मैं आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मेरे पति कमरे में आ गए थे। उन्होंने जबरदस्ती मुझसे मेरा मोबाइल छीनकर दीवार में दे मारा। मेरे बाल खींचते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जासूसी करो, और ये फोन किसे लगाया था? यह कहते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर मुझे तुम पर रहम आ गया था और मैंने अपना इरादा बदल लिया था। लेकिन तुम जैसी लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि तुम्हें आराम से रहने दिया जाए। अब तुम भी मेरा शिकार बनोगी। तुमसे भी मैं पैसा कमाऊंगा। ये कहते ही उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और बड़े बड़े कदम फांदते हुए वहां से चले गए। मेरे पति उस कमरे में कुछ और आदमियों के साथ मिलकर उस लड़की का ऑपरेशन कर रहे थे। उसके शरीर के अंग उकसारवाता। तो मेरे पति का यह कारोबार था। वह ह्यूमन बॉडी पार्ट्स से पैसा कमाकर अमीर हुए थे। ये दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। यानी उन्होंने अपनी दोनों बीवियों के साथ भी ऐसा ही किया था। मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरा बचना भी नामुमकिन है। लेकिन मैं अपने ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना ये कर रही थी कि मेरी सुरक्षा कर लेना। मुझे इस तरह से नहीं मरना है। मैं जीना चाहती हूँ और इस नर्क से निकलना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जब आप दिल से भगवान से कुछ मांगते हो तो वह आपको जरूर देता है। मैंने कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया था। उनके खातिर मैंने अपना प्यार तक को कुर्बान कर दिया था। मुझे यकीन था कि भगवान मेरी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा। और आखिरी पल में मेरा सनी मेरे लिए काम आ गया था। सनी चाहता तो मेरी मदद के लिए कभी नहीं आता। वो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे ले सकता था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत निभाई और मेरा साथ दिया। वह अकेला नहीं आया था, उसने समझदारी दिखाई और अपने साथ पुलिस लेकर आया था। जैसे ही इस घर पर पुलिस का छापा पड़ा, उस लड़की को भी बचा लिया गया। उसकी हालत काफी पेचीदा थी। ऑपरेशन आधा हो चुका था और मैं वहां पहुंच गई थी। मेरे पति मेरे लिए भी कुछ डॉक्टरों का इंतजाम कर रहे थे, ताकि रात ही रात में मेरा ऑपरेशन करके मुझे भी सुला दिया जाए और मेरे शरीर के पार्ट्स बेच दिए जाएं। लेकिन समय पर मेरी समझदारी ने मुझे बचा लिया। पुलिस ने मेरे पति और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और मुझे छुड़ाकर मेरी मम्मी के घर छोड़ दिया। मेरी मम्मी मुझे देखकर हैरान रह गईं, और जब पुलिस ने उन्हें दिलीप के सारे काले कारनामे बताए तो मम्मी रोते रोते बेहोश हो गईं। मैं उनकी इकलौती औलाद थी और उन्होंने मुझे किस नर्क में डाल दिया था, ये सोच ही उनके लिए जानलेवा थी। समय बीतता जा रहा था और मैंने सनी की मदद से विकास से डिवोर्स ले ली थी। सनी का प्रपोजल फिर से मेरे लिए आया। मम्मी से कुछ कहने से पहले ही मैंने अपनी हाँ कर दी। इस बार मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। सनी ने अपने सारे वादे पूरे किए थे। उसने वाकई एक पल के लिए भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर पल मेरे साथ रहा। आज मेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और मैं सनी के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही हूं। दिलीप से हुई शादी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। लालच बहुत बुरी चीज होती है। जो भी इंसान लालच के हाथों मजबूर होकर किसी से फायदा उठाना चाहता है, वह हमेशा मुंह के बल गिरता है। मेरी मम्मी और हम सब के साथ ऐसा ही हुआ था। लेकिन आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूं कि जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरा वफादार निकला, वरना मैं भी उस आदमी की वजह से अब तक इस दुनिया से रुखसत हो चुकी होती और वो आदमी कभी पकड़ा नहीं जाता। और फिर
उस आदमी ने ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगियां यूं ही बर्बाद करता रहता। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। जहां पर मैं काम करता था वो मालकिन बेहद खूबसूरत थी। वो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। मैं उनके यहाँ नौकर का काम करता था। वो इस कदर खूबसूरत और हसीन थी कि मेरे दिलो दिमाग में उनकी खूबसूरती ने अपना घर बना लिया था। मैं हर वक्त उनकी खूबसूरती को देखता रहता। उनका वो गोरा सा बदन देखकर मेरे मन में जज्बात मचलने लगते और जब मैं काम से फायरिंग होता तो उन्हीं के ख्यालों में डूबा रहता। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तब मालकिन चुपचाप मेरे कमरे में आ गई और वो मुझे बड़ी ही गौर से देख रही थी। उनका इस तरह से मेरे कमरे में आना मुझे समझ में आ चुका था। मुझे एहसास हो चुका था कि वो मुझसे आखिर क्या चाहती हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, सुरेश, मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। तुम्हारे मालिक में बाप बनने की क्षमता नहीं है। उनकी ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका। आखिरकार मैं भी तो एक मर्द था और फिर मैं भी तो न जाने कब से यही चाहता था। उस रात मैंने मालकिन को, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम सुरेश है और मैं अभी 23 साल का नौजवान हूँ। मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी 2 बहनें हैं और भाइयों में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ। मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी है, जिसमें से बड़ी बहन की अभी 1 साल पहले ही शादी हुई है। मेरी बहन की शादी के बाद ही मेरे पापा का देहांत हो गया। दरअसल मेरे पापा को कोई गंभीर बीमारी थी, इसी वजह से वो इस दुनिया से चले गए। जब से पापा की मौत हुई थी, तब से घर की माली हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। मेरी माँ पापा की मौत के बाद वो हमेशा इसी सदमे में रहने लगी कि मेरी छोटी बेटी की शादी अब कैसे होगी। आखिर हम गरीब थे, हमारे पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं था। मेरे पिता जब जिंदा थे तब हम दोनों की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से उनकी मौत हुई थी तब से घर की सारी जिम्मेदारियां मुझी पर आ गई थी। वो तो अच्छा था कि पापा के रहते ही मेरी एक बहन की शादी हो गई थी, लेकिन अब छोटी बहन की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मेरे पापा बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिसके चलते मुझे पढ़ाई भी नहीं करवा सके। मैं तो पढ़ना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरा उतना ज्यादा पढ़ने की हैसियत नहीं थी। मैं सिर्फ गांव के ही स्कूल में 7 क्लास तक ही पढ़ाई कर पाया था, लेकिन आज के जमाने में 5वीं क्लास तक पढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिल पाती। आज जो अच्छी शिक्षा लेकर बैठे हैं, जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो फिर मुझ जैसे 5वीं क्लास तक पढ़ाई करने वाले को क्या नौकरी मिलेंगे। मुझे तो मजदूरी ही करनी थी, तो वो चाहे कहीं भी करूं। मेरी माँ परेशान थी कि मेरी छोटी बहन की शादी आखिर कैसे होगी। आजकल तो बिना दहेज के शादी होना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने गांव में ही रहकर इधर उधर मजदूरी कर लेता था, लेकिन गांव में इतने पैसे नहीं मिल पाते थे। उस वक्त मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि आखिर में करूँ तो क्या करूँ। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि मेरी माँ अब दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाने लगी है, जिसे देखकर मुझे और भी ज्यादा बुरा लगने लगा था, क्योंकि मैं काम करने के लायक था और मेरे रहते हुए मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम करना पड़ रहा था। ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। फिर मैंने फैसला कर लिया कि शहर में जाकर कोई नौकरी करूंगा, क्योंकि अब मुझे घर को अकेले ही संभालना था और छोटी बहन की शादी भी करनी थी।
अगले दिन जब मैं अपने ही पास वाले गांव में काम करने के लिए गया तो वहां मेरा एक दोस्त मिला। मैंने उसे अपनी समस्या बताई। मैंने कहा कि मुझे शहर में नौकरी करनी है, लेकिन मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब उसने मुझे बताया कि मेरे एक चाचा है जो शहर में एक बड़ा सा घर बनाकर वहीं पर रहते हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे चाचा को एक आदमी की जरूरत है जो घर का सारा काम कर सके। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके तुम्हें वहां पर भेज देता हूँ। वहां तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा मिल जाएगी। शहर में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर रहने और खाने की सुविधा मिल जाए तो वहां रहना बहुत आसान हो जाता है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे हाँ कह दिया था। मैंने कहा तुम अपने चाचा से बात कर लो, मैं वहां काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने फौरन अपने चाचा के पास फोन करके बात कर ली। उसने अपने चाचा को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था और मैं भी खुशी से अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने भी अपनी माँ से शहर जाने की बात कर ली। इस बात से माँ तैयार हो गई। मैं अगले ही दिन अपना कुछ सामान बांधकर शहर के लिए रवाना हो गया। मेरे दोस्त ने मुझे वहां का पता लिखकर दे दिया था। मैं उसी पते पर पहुंच गया। जब मैंने दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई तो कुछ पल में घर का दरवाजा खुल गया और मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी उम्र यही कोई 30 साल से 35 साल के आसपास होगी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि वो अभी इतनी उम्र की लगती ही नहीं थी। कुछ पल के लिए तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं लाख कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी नजरें हटाऊं, लेकिन उसकी खूबसूरती ने मन को भ्रमित कर दिया था। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी थी। वैसे भी मैं गांव का रहने वाला था, जहां की औरतें ऐसे ही जैसे तैसे रहती है। जब उस औरत ने मुझे आवाज दी तब जाकर मेरा ध्यान भंग हुआ। वो कहने लगी, जी कहिए, क्या काम है आपको? मैंने कहा कि मेरा नाम सुरेश है और मैं गांव से यहाँ काम के लिए आया हूँ। मेरे दोस्त ने चाचा जी से मेरे बारे में बात की है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो मुझे घर के अंदर आने को कहने लगी। फिर चाचा जी को आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में चाचा जी आए और कहने लगे, वो तुम ही हो जिसके बारे में मुझे विजय ने बताया था। मैंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम सुरेश है और मैं विजय का दोस्त हूँ। वो मेरे दोस्त के चाचा थे, इसलिए मैं भी उन्हें चाचा ही कहने लगा। चाचा जी ने मेरा परिचय उस औरत से भी करा दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी चाची है और मेरी पत्नी संजना। चाचा जी ने मुझे अपने घर का सारा काम समझा दिया और कह दिया कि सब काम वक्त पर हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया। मैंने अपना सामान ले जाकर कमरे में रख दिया और फिर मैं अपने काम पर लग गया। मैं बहुत खुश था कि मुझे इतना अच्छा काम मिला है और रहने और खाने की सुविधा भी साथ में है। मैंने ठान लिया था कि मैं अब मन लगाकर यहाँ पर काम करूँगा और कभी भी चाचा जी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं चाची को देखकर कभी कभी सोचता था कि काश मेरी भी इतनी ही सुंदर लड़की से शादी हो जाए। मैं घर के काम में ध्यान देने लगा। चाची मुझे रोज सुबह सामान लाने बाजार भेज दिया करती थी। मैं बाजार से सामान लाकर उन्हें दे दिया करता। फिर मैं घर के दूसरे कामों में लग जाता। मैंने चाची से भी कह दिया था कि कोई भी काम हो तो मुझे आवाज दे दिया करो, मैं फौरन से उसे कर दिया करूँगा। उस बड़े से घर में मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता था। साथ ही साथ मुझे इतनी खूबसूरत चाची को देखने का मौका भी मिल गया था। इसी तरह दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। उस घर में काम करते हुए करीब 3 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, जब चाची भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। मैं भी यही चाहता था कि चाची से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो जाए,
क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उन्हें देखे बिना रह नहीं पाता था। जब उनसे थोड़ी बातें होने लगी तो तब मैं बहुत अच्छा महसूस करता, क्योंकि वो बातें बड़ी ही प्यारी प्यारी करती थी। उनके बात करने का अंदाज बड़ा ही कमाल का था। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह के लहजे में बात नहीं की थी। मैं उनके इस तरह की बातों से बहुत होश होता था जब मैं सोता था। तब चाची का खूबसूरत चेहरा मेरे सामने ही नजर आ जाता। ऐसा लगता था जैसे उस वक्त चाची मेरे साथ होती है। मैं बार बार कोशिश करता कि मैं उनके बारे में ऐसा ना सोचूं, क्योंकि मैं उनका नौकर हूँ, भले ही वो मेरे दोस्त की चाची है। एक दिन सुबह सुबह चाचा घर पर नहीं थे। मैं हॉल की सफाई कर रहा था, तब चाची बाथरूम से नहाकर निकली। उस वक्त वो एक गाउन पहने हुए थे। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चाची ने मेरे दिल पर अपनी खूबसूरती से जानबूझकर प्रहार कर दिया हो। लेकिन मैंने अपनी नजरें झुका ली और अपने काम पर ध्यान देने लगा, क्योंकि मैं तो एक नौकर था और मुझे बड़ी मुश्किल से अच्छा काम मिला था। इसलिए मैं किसी भी हाल में अपनी नौकरी गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन मैंने देखा कि चाची अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, लेकिन मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि पता नहीं उन्हें बुरा लग जाए, कहीं वो ये ना कह दे कि नौकर होकर हमारे घरेलू मामले में ना पड़ो। अगर ऐसी बात उन्होंने सच में कह दी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और मैं किसी के घरेलू मामले में पड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब ये हर रोज होने लगा था। चाची अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। मैं ये भी देख रहा था कि चाची अब अक्सर अपने कमरे में ही रहने लगी थी। मुझे इस बात ने बहुत हैरान कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक खिलखिलाने वाली चाची ऐसे क्यों रोती रहती है, और चाचा जी भी अब घर में रहने लगे थे। उन दोनों की हालत देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अगर घर के मालिक और मालकिन ज्यादा परेशान रहने लगे तो फिर नौकर को तो चिंता हो ही जाती है। एक दिन जब चाचा जी अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हैरान हो गया। आखिर उनका शरीर भी एकदम से कमजोर होता जा रहा था। उधर चाची के चेहरे से भी हंसी गायब हो गई थी। आखिर माजरा क्या था उस समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब से इस घर में आया था तब से चाची का चेहरा खिलखिलाता हुआ होता, लेकिन अब उनका चेहरा अचानक से मुरझा गया। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मुझे पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं सोचता था कि एक नौकर होकर उनकी आपसी मामले के बारे में आखिर कैसे पूछूं। एक रात जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, कमरे में हल्की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। उस वक्त मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं चाची के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि चाची को जब से देखा था तभी से उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह बन गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में सचमुच ही ऐसा कुछ होने वाला था। उस वक्त मैं उन्हीं सब सोचों में गुम था। तभी चाची मेरे कमरे में आ गई और मेरे पास आकर बैठ गई। ये देखकर तो मैं एकदम सकपका गया। मैंने सोचा आखिर क्या बात हो गई है, आज अचानक से चाची मेरे कमरे में क्यों आई हैं? तभी चाची कहने लगी, सुरेश, मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ। तुम मुझे निराश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। उनकी इस तरह की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मुझसे चाची को ऐसा आखिर क्या चाहिए था जो इस तरह से वो कह रही थी? तभी चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, सुरेश, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ही बौखला सा गया था। मुझे तो समझ नहीं आया कि आखिर आज चाची को हो क्या गया है। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम है आप मुझसे कोई सामान नहीं मांग रही हैं कि मैं लाकर दे दूं। मैंने कहा, आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपके साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? अगर चाचा जी को ये सब पता चलेगा
तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन मैं ये नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। चाची कहने लगी, अब तुम्हारे चाचा जी इस काबिल नहीं हैं कि वो मुझे बच्चा दे सकें। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है चाचा जी को, जो वो आपको बच्चा नहीं दे सकते? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, सुरेश, क्या तुम्हें पता है कि घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। वो कहने लगी, तुम इस घर में काम कर रहे हो, तो तुम पूछ भी नहीं सकते क्या कि तुम्हारी चाची इतनी परेशान क्यों है? मैंने कहा, हाँ, परेशानी तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक नौकर हूँ और आपके आपसी मामले में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहीं आपको बुरा न लग जाए। तब मैंने चाची से कहा कि आखिर बात क्या है, मुझे आप पूरी बात बताएं। चाची कहने लगी, मेरे और तुम्हारे चाचा की पसंद की शादी थी। जब तुम्हारे चाचा शहर में नौकरी करते थे तो वहीं मेरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त तुम्हारे चाचा का व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि वो एक सीधे और सरल स्वभाव के थे। फिर हम दोनों में रोज मुलाकातें होने लगी और यही मुलाकात प्यार में बदल गई। हम दोनों ने अपनी शादी को लेकर अपने घर वालों से बात की, लेकिन उन्होंने हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। इस बात से हम दोनों बहुत परेशान रहने लगे। जब मैंने कहा कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजार लूंगी। जब हम इसी तरह कई दिनों तक परेशान रहने लगे तो तुम्हारे चाचा जी से मेरी परेशानी देखी नहीं गई और हम दोनों ने एक मंदिर में जाकर अपने घर वालों के खिलाफ शादी कर ली। जब ये बात हमारे घर वालों को पता चली तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया और हमारे साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए। उस वक्त तो हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे कि अब आखिर करें तो क्या करें। लेकिन तुम्हारे चाचा जी ने अपनी कमाई में से कुछ पैसे जमा किए थे। उसी पैसे से वो एक किराए का कमरा लिए और फिर हम वहां पर रहने लगे। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि वो जीस कंपनी में काम करते थे। वहां से उन्हें दुबई जाने का ऑफर आ गया। घर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे चाचा ने सोचा कि क्यों ना दुबई जाकर खूब पैसे कमाऊं, जिसमें मैं अपने खुद का घर बनाकर अपनी पत्नी के साथ रह सकूं। ये बात जब तुम्हारे चाचा जी ने मुझे बताई तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया, लेकिन वो कहने लगे कि हमारे आगे पीछे अब कोई नहीं है। अगर हमारे पास अपना खुद का घर भी नहीं होगा तो हम पूरा जीवन ऐसे ही रह जाएंगे। तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मैंने भी हाँ कह दिया। फिर वो मुझे छोड़कर कुछ दिनों में दुबई चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई थी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं था। तुम्हारे चाचा जी दुबई जाकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगे और फिर धीरे धीरे करके हम दोनों ने ये घर बना लिया। लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। जब मैंने बहुत जोर देकर पूछा तब उन्होंने बताया कि उनको कैंसर की बीमारी है। ये बात सुनकर तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। घर वाले भी हमारा साथ छोड़ चुके थे। जब मैंने इसके पीछे का कारण पूछा तब उन्होंने बताया कि दुबई में कुछ लोगों से उनकी दोस्ती हो गई थी। फिर वो लोग मुझे शराब और सिगरेट पिलाने लगे थे। मैं इन सब चीजों के लिए मना करता था तो वो जबरदस्ती पिला दिया करते थे। इसी तरह धीरे धीरे मैं भी इसका आदी हो गया। आखिर मैं खुद भी रोज शराब और अलग अलग तरह के नशे करने लगा। एक दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तब मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि मुझे कैंसर है। उस वक्त मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। मैं ये सोचने लगी कि काश मैं उन्हें दुबई जाने से रोक लेती, तो ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे चाचा जी बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं।
उनका कैंसर लास्ट स्टेज पर है, इसलिए वो मुझे अब बच्चा नहीं दे सकते, क्योंकि अब उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं रही कि वो औलाद दे सकें। मैं उनसे पहले भी बच्चे को लेकर जिद किया करती थी, लेकिन तुम्हारे चाचा जी मुझे ये कहकर मना कर देते थे कि अभी से बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो मुझे पैसे कमाकर घर बनाना है। अब देखो मेरी हालत क्या हो गई है कि मुझे तुम्हारे सामने एक बच्चे के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। चाची जी की ये सब बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि आखिर चाची इतनी कम उम्र में अपने पति के बिना कैसे रह पाएंगी। ये दुनिया भी तो किसी एक अकेली औरत को सही सलामत नहीं रहने देती। लोग तो हमेशा बेसहारा और बेबस औरतों पर हमेशा आग गड़ाए बैठे रहते हैं। फिर चाची तो इतनी खूबसूरत हैं, तो इनके साथ क्या होगा? यही सोचकर मेरा मन घबराने लगा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं आखिर करूँ तो फिर क्या करूँ। चाची जी कहने लगी कि एक तो मुझे कोई औलाद नहीं है, और तुम्हारे चाचा जी भी कुछ ही दिन के मेहमान हैं। उनके जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहूंगी? अगर मुझे एक औलाद होगी तो उसके सहारे जीवन काट लूंगी। अब मेरी सूनी गोद को तुम ही भर सकते हो। वो अपना आंचल फैलाकर मेरे सामने रोने लगी। आखिर मैं भी एक जवान मर्द था। मैं भी तो चाची से दिल में प्यार करने लगा था। फिर मैं अपने जज्बातों पर काबू कैसे कर पाता? मैंने चाची जी को तसल्ली दी और उनसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। उस रात मैंने चाची को पूरी तरह से खुश किया था। वो मेरी बाहों में सिमटी हुई एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज मेरा भी ये सब पहली बार ही था। ऐसे ही जब रात को चाचा जी सो जाते, तब चाची मेरे कमरे में आ जाती और फिर सुबह चाचा जी के उठने से पहले ही वह अपने कमरे में चली जाती। हमारे दोनों के बीच अब इसी तरह से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक चाचा जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक चाचा जी दम तोड़ चुके थे। तब चाची जी बड़ी जोर जोर से रोने लगी। चाची का इस तरह से रोना देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने किसी तरह से उनको समझाया और शांत किया। इस घटना को अब 1 महीना बीत गया था, लेकिन चाची अभी भी उसी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। वो बार बार मेरे कंधे पर अपना सर रखकर रोए जा रही थी। वो कह रही थी कि अभी मैं इतनी कम उम्र में विधवा की जिंदगी कैसे गुजारूंगी। उनका इस तरह से रोना मुझे अंदर तक परेशान कर रहा था। मैं अब कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि आखिर में क्या करूं। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और फिर चाची से कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूं। वैसे भी हमारे बीच तो एक रिश्ता बन ही गया है, लेकिन अब मैं आपको इस तरह से रोते बिलखते नहीं देख सकता। अब मैं आपको पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता हूं। मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर चाची मुझसे लिपट गई। वो रोते हुए कहने लगी कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो। मैंने उन्हें चुप कराया और फिर उनकी मर्जी पूछी तो उन्होंने भी हाँ में सर हिला दिया। अगले ही दिन मैंने उनसे शादी कर ली और उन्हें एक विधवा की जिंदगी जीने से आजाद कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपने गांव चला गया और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दी। मेरी माँ कहने लगी कि तूने एक नेक काम किया है और मुझे तुझ पर गर्व है। मेरी माँ कहने लगी कि मैं भी एक विधवा हूँ, इसलिए मैं एक विधवा का दर्द अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी तो उम्र हो गई थी और तुम सब भी जवान हो गए थे, इसलिए मैं इस सब के बारे में नहीं सोच सकती थी। मेरी माँ ने उसे खुशी खुशी अपनी बहू मान लिया था। मुझे खूबसूरत पत्नी मिल गई थी और संजना को पति के साथ एक परिवार भी मिल गया था। मैं अपनी माँ को लेकर वापस संजना के पास चला गया। मेरी माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी। कुछ ही दिन बाद
मैंने एक अच्छा सा लड़का देखकर अपनी छोटी बहन की भी शादी करवा दी। फिर मैं उसी शहर में एक नौकरी ढूंढकर वहीं पर काम करने लगा। हम सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे मेरी पत्नी भी बीते कल की बातों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगी। दोस्तों, क्या एक विधवा को नई जिंदगी देना गुनाह है? क्या उसे जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या मैंने उससे शादी करके कोई गुनाह किया है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम राजेंद्र है। मेरी उम्र 47 साल है और मैं गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा काम की वजह से शहर में रहता है। 5 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं उसे और उसकी पत्नी को देखने के लिए शहर जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और बहू घर में अकेली थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, इतनी दूर से आपको हमारी याद कैसे आई? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बहू, तुम जानती हो कि मैं कितनी दूर रहता हूं। अब मेरी उम्र हो गई है और आने जाने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को देखने का मन हुआ, इसलिए आ गया। बहू ने कहा, सही है ससुर जी, अब जब आप आए हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रहिए। ऐसे ही 2-3 दिन में वापस मत जाइए। मैंने उसकी बात मानते हुए कहा, बहू, अब मैं 2-3 महीने यही रुकने का सोच कर आया हूं। मेरी बात सुनकर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, आप तो अब पहले से ज्यादा भरदू गांव का खाना और कामकाज का असर है। अब ये बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा, वो कहाँ गया है? मेरी ये बात सुनते ही बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? जब मैंने बहू से बेटे के बारे में पूछा तो वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ससुर जी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले हमारा झगड़ा हुआ और वो गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? बहू, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। ये कैसे हो सकता है? बहू ने दुखी होकर कहा, ससुर जी, आप अपने बेटे को नहीं पहचानते। वो मुझसे प्रेम नहीं करते। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी खुशी से नहीं रखा। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। अब आप ही बताइए, क्या मुझे अपने पति से प्रेम और सुख पाने का हक नहीं है? मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरा भी मन है, मुझे भी उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, पर बहू, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें परेशानी थी तो मुझे बताने में देरी क्यों की? बहू ने उदास होकर कहा, ससुर जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालत और बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब चिंता मत करो, मुझे मेरे बेटे का पता लगाने दो, मैं उसे ढूंढकर यहां लेकर आऊंगा। तभी बहू ने कहा, ससुर जी, उनके ऑफिस के दोस्त का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा फिलहाल उनके साथ है। शायद वो गुस्से में है और समय लेना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनी और समझाया, बहू, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उससे बात करूंगा और सब ठीक कर दूंगा। फिर बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी, इन सब बातों को छोड़िए, आप बताइए, यहां आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, यहां आकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मन भारी हो गया है। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर बहू थोड़ी शर्मा गई और बोली, तो क्या पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? मैंने हंसते हुए कहा, पहले भी तुम सुंदर थी, लेकिन अब तुम पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। शायद ये मेरी उम्र का असर है कि मैं चीजों को अब और ज्यादा महसूस कर रहा हूं। मेरी बहू स्वभाव से बहुत खुली और मोकला मन की थी। मैंने जो कुछ भी कहा
उसने उसे सहजता से लिया ना तो वो मेरी बातों का बुरा मानती थी और ना ही उनमें कोई शर्म महसूस करती थी। वो सहजता से हंसती और खुलकर बातें करती थी। थोड़ी देर बाद बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो भी पूछना है। वो बोली, सासू माँ के निधन के बाद क्या आपने कभी किसी के साथ आनंद लिया है? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर हंसते हुए बोला, बहू तुम जानती हो कि मैं नई उम्र की लड़कियों में कोई रुचि नहीं रखता, मुझे तो तुम्हारे जैसी ही उम्र की महिलाएं पसंद है। मेरे जवाब पर वो थोड़ा चौंकी और फिर शरारती अंदाज में बोली, हाँ मुझे पता है, शायद यही वजह है कि आप हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू मैं भले ही इतने दिनों से तुमसे दूर था, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी बातें सब मेरे मन में रहती थी। मेरी बात सुनकर बहू ने पहली बार हल्की सी शर्म महसूस की। वो थोड़ी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि वो अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। वो स्क्रीन पर इतनी ध्यान से देख रही थी कि उसे मेरे कमरे में आने का आभास तक नहीं हुआ। मैंने सहजता से पूछा, बहू तुम क्या देख रही हो? मेरी आवाज सुनते ही वो चौंकी। उसने तुरंत लैपटॉप का स्क्रीन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक हल्की झिझक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही थी? लेकिन उसने सवाल को नजरअंदाज कर दिया और जानबूझकर बात को बदलने की कोशिश की। उसने कहा, ससुर जी आप यहां क्यों आए, कुछ चाहिए था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू सच कहूं तो मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए बना दो। वो तुरंत उठ गई और बोली, ठीक है आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ तैयार करती हूं। इसके बाद वो जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके व्यवहार में हल्की बेचैनी थी जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही थी। जब बहू कमरे से बाहर गई तो मेरी जिज्ञासा सब बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा, आखिर ऐसा क्या है जो बहू इतनी गंभीरता से देख रही थी और मेरे आने पर उसने इतनी जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे खुद को रोक पाना मुश्किल लगा। मैंने धीरे से बहू का लैपटॉप चालू किया। जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई मैं हैरान रह गया। जो कुछ मैंने स्क्रीन पर देखा उसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने मेरे में कई सवाल खड़े कर दिए। अब मुझे समझ में आने लगा था कि बहू इतनी बेचैन क्यों थी और क्यों उसने लैपटॉप तुरंत बंद कर दिया था। ये सोचकर मैं उलझन में पड़ गया कि इस विषय पर बात करना सही होगा या नहीं। उसी समय मुझे बहू के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो वापस कमरे में आ रही थी। मैंने घबराहट में लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया और उसे बगल में रख दिया जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। बहू कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप भूखे थे इसलिए मैंने जल्दी से कुछ तैयार कर दिया, चलिए खाना खा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैं उससे सीधे बात करूं। मैंने सोचा, अगर मैं बहू से पूछूं कि क्या वह मुझसे अपने मन की बात करना चाहती है या अगर उसे कोई दिक्कत हो तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं, तो शायद वो नाराज हो जाएगी। ये सोचकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं समझ गया कि ये विषय संवेदनशील है और इसे बिना उसकी मर्जी के छेड़ना उचित नहीं होगा। मैंने उससे कुछ भी पूछने का इरादा त्याग दिया और उसके साथ भोजन करने चला गया। एक रात जब सब कुछ शांत था तो मैंने अपनी बहू के कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रही हो। आवाजें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बातचीत के स्वर में कुछ ऐसा था जिसने मेरे को बेचैन कर दिया। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैं सोचने लगा, इतनी रात को बहू किससे बात कर रही है?
कुछ मिनटों तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैंने बिना कोई आवाज किए अंदर झांकने की कोशिश की। बहू फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन बातचीत के कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुंचे। मैंने उसे कहते सुना, तुम्हें इसके लिए मेरे घर आना पड़ेगा और पूरी रात मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके ये शब्द सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गई और मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसी बातें कर रही है। मैंने खुद से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? या ये वही बहू है जिसे मैंने हमेशा सीधा साधा और मोकला मन का समझा था? वो ऐसा क्यों कह रही है? किससे बात कर रही है? इसके बाद मैंने देखा कि बहू फोन काटने के बाद कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज की तैयारी कर रही हो। उसकी हरकतों ने मेरे मन में और भी ज्यादा संदेह भर दिया। मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाया। मैंने सोचा कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो गलत समझ सकती है, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया। अपने बिस्तर पर लेटते ही मेरे मन में बहू की बातें और उसकी हरकतें घूमने लगी। वह किससे बात कर रही थी? क्या वो सच में किसी को घर बुला रही थी? और अगर ऐसा है तो क्यों उस रात मैं सोने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। बहू की कही बातों और उसके व्यवहार पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे मन में लगातार सवाल उठते रहे और मैं ये सोचता रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि बहू स्नान करके कमरे से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों में तौलिया लिपटा हुआ था और वो बाल सुखाने में व्यस्त थी। उसकी सादगी और ताजगी देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा और उससे कहा, बहू मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। वो मुस्कुराते हुए रसोई में गई और थोड़ी देर में मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। जब वो मेरे पास नाश्ता देने आई तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वो संतुलन नहीं रख पाई और फर्श पर गिर गई। गिरते ही वो दर्द से कराने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत उसकी मदद के लिए झुक गया। मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। जब मैंने उसके हाथों को छुआ तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस पल मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाने के बहाने उसके हाथों को थोड़ी देर तक मजबूती से पकड़े रखा। शायद ना ये जानना चाहता था कि वो इस स्थिति को कैसे महसूस कर रही है। बहू ने मेरी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरों में ना कोई विरोध था और ना ही कोई शिकायत। मैंने सोचा कि शायद वो भी इस पल को महसूस कर रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठने में मदद की। वो संभल कर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। मैंने उससे पूछा, बहू तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? वो मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूं ससुर जी, बस जरा सा फिसल गई थी। आप जरा बैठिए, मैं दूसरा नाश्ता लेकर आती हूं। इसके बाद वो वापस रसोई की ओर चली गई और मैं हॉल में बैठा था। तभी मैंने देखा कि वो मेरी ओर तिरछी नजर से हंस रही थी। अब मुझे भी बहू के बारे में ऐसे विचार आने लगे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसे मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैंने उस घटना को वही भुला दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। यह स्पर्श बेहद कोमल और स्नेहपूर्ण था, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मेरे सामने बहू बैठी थी। वो शांत और स्नेह भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसके हाथ अभी भी मेरे सिर पर थे। मैंने थोड़ा चौंक कर पूछा, बहू तुम यहां इस समय क्या हुआ? बहू मुस्कुराई
और बोली, ससुर जी आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं ही हूं, चिंता मत करो। बस आपके सिर पर हाथ फेरते फेरते मैं यहां बैठ गई। उसकी बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे उसके व्यवहार पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बहू ने गंभीरता से मुझसे पूछा, ससुर जी आपको मेरे बारे में क्या लगता है? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। बहू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी मैं जो कहना चाहती हूं शायद वो आप पहले ही समझ गए होंगे। मेरे दिल की बात आपको पता चल गई होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि मुझे देखकर आपके मन में क्या भावना आती है। मैंने कहा, बहू अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। बहू ने कहा, बोलो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा, बहू मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं काफी दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। बहू ने पूछा, तुम अब तक किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा, हमारा एक पवित्र रिश्ता है सास और बहू का, और मैं नहीं चाहता कि ये बदनाम हो। मेरे ये बोलने पर बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी अब आप ही मुझे खुशी दे सकते हैं। तब मैंने कहा, बहू ये सही मौका है। फिर मैंने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब और सहन नहीं होता। चलो जल्दी हम आनंद लेते हैं। और फिर हमने उस रात 3-4 बार आनंद लिया। उस दिन तुम अपने लैपटॉप के साथ अपने कमरे में बैठी थी और जब तुम नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई तब मैंने तुम्हारे लैपटॉप में जो देखा उससे मुझे ये समझ में आया कि जो खुशी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसलिए मैंने आज इस सही मौके का फायदा उठाकर तुम्हें खुशी दी। फिर बहू ने कहा, ससुर जी जब आपका बेटा मुझे छोड़कर गया था तब मुझे बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने कहा, लेकिन बहू तुम्हारा कहना था कि तुम्हारा बेटा गुस से में कहीं चला गया है। बहू ने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे लगा कि तुम इतने बाद आए हो और तुम आकर परेशान मत हो। अगर तुम परेशान होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू ने कहा, जब वो मुझे छोड़कर गया था तब से मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। ये कहकर वो उदास हो गई। मैंने कहा, बहू तुम उदास मत हो। जब तक मेरा बेटा तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तब तक मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। ये सुनकर बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद वो नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैं बहू के घर में 8 महीने रहा और 8 महीने मैंने रोज उसके साथ समय बिताया। दोस्तों, जब किसी औरत को अपने पति से मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक संतोष नहीं मिलता तो वो बाहर कहीं और इस संतोष की खोज कर सकती है। यदि किसी महिला की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वो अपने सुख के लिए दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर सकती है। पति को अपनी पत्नी की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो किसी गलत रास्ते पर ना जाए और अपने रिश्ते में संतुष्ट रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।